उस समय की बात है जब अरावली की ढलानों के पास बसे एक छोटे से गांव बेलापुरा में मिट्टी के घर थे, कच्ची गलियां थीं और लोगों की जिंदगी मौसम के भरोसे चलती थी। उसी गांव के एक टूटे फूटे कोने में घास फूस और पुरानी मिट्टी से लीपे एक छोटे से घर में 14 साल की गौरी अपनी बूढ़ी दादी जमुना के साथ रहती थी। गौरी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। कई साल पहले बरसात के दिनों में बुखार और कमी कमजोरी ने पहले उसके पिता को छीन लिया। फिर कुछ महीनों बाद उसकी मां भी चली गई। तब से गौरी ही अपनी दादी की दुनिया थी और जमुना ही गौरी का सहारा। घर इतना गरीब था कि उसमें गिनने लायक सामान भी नहीं था। एक पुरानी चारपाई, 2 फटी चादरें, एक पीतल का लोटा, 2 मिट्टी के कटोरे, एक लोहे की कड़ाही और कोने में रखा अनाज का छोटा सा मटका जो अधिकतर खाली ही रहता था। गर्मी उस साल जैसे आसमान से आग बनकर उतरी थी। धरती फट गई थी, कुएं आधे सूख चुके थे। पगडंडियों पर हवा चलती तो धूल ऐसे उड़ती जैसे राख उड़ रही हो। दोपहर में पेड़ों की छाया तक तपती थी। पशु जीभ बाहर निकालकर बैठ जाते, बच्चे रो रो कर पानी मांगते और औरतें कई कोस दूर से घड़े ढोकर लाती। लेकिन बेलापुरा में शायद सबसे कठिन जीवन गौरी का था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब गांव के अधिकांश घरों में चूल्हा भी नहीं जला होता था, गौरी उठ जाती। सबसे पहले वह दादी के पास बैठती, उनके पैरों पर हाथ फेरती और धीरे से पूछती, दादी, रात कमर में दर्द तो ज्यादा नहीं हुआ? जमुना कमजोर आवाज में मुस्कुराने की कोशिश करती। अरे पगली, बुढ़ापे में दर्द भी घर का आदमी हो जाता है, अब उसे कहाँ निकालूं? गौरी हल्की हंसी हंस देती, पर उसके चेहरे पर चिंता बनी रहती। वह लोटे में बचा थोड़ा सा पानी दादी को पिलाती, फिर चूल्हे में सूखी टहनियां सुलगाकर जौ या बाजरे का पतला दलिया बनाती। अगर घर में कुछ न होता तो नमक मिर्च के साथ सूखी रोटी भिगोकर दादी को खिलाती। दादी के खाने के बाद वह उनके सिरहाने एक गीला कपड़ा रख देती ताकि गर्मी थोड़ी कम लगे। फिर अपने सिर पर 2 खाली मटके रखकर वह दूर के पुराने बावड़ी की तरफ निकल पड़ती। गांव का कुआं लगभग सूख चुका था। जो थोड़ी बहुत नमी बची थी उसे बड़े घरों वाले पहले ही ले जाते। गरीबों के हिस्से में बचता था लंबा इंतजार, झगड़ा और खाली लौट आने का दुख। इसलिए गौरी रोज गांव से बाहर सूखे पहाड़ी रास्ते पार करके एक पुरानी बावड़ी तक जाती थी, जहां नीचे बहुत कम मगर साफ पानी बचा था। वहां पहुंचते पहुंचते उसकी अड़ियां तपकर लाल हो जाती, हाथों की नसें उभर आती, मगर वह रुकती नहीं थी। गौरी पानी लाने के बाद घर लौटती, दादी के पास मटका रखती और फिर काम की तलाश में निकल जाती। कभी किसी के घर अनाज फटकती, कभी खेतों में सूखी घास बटोरती, कभी बाजार में पत्तों की दोने पत्तल बेचती, कभी अमीर घरों की औरतों के लिए सूत काटती। कभी पूरे दिन की मेहनत के बदले उसे 2 मुट्ठी चावल मिलते, कभी बासी रोटी और कभी सिर्फ यह सुनने को मिलता, आज काम तो करवा लिया, पैसे बाद में ले जाना। वह बाद में बहुत लंबा होता था। फिर भी गौरी के मन में शिकायत कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। उसे हर शाम यह हिसाब लगाना होता था कि अगले दिन दादी के लिए दवा कैसे आएगी, छप्पर की टूटी जगह पर नया घास फूस कहां से मिलेगा और बर्तन में उबलने के लिए कुछ दाना कैसे जुटेगा। जमुना कभी कभी उसे देखती तो आंखें भीग जाती। बिटिया, तू बच्ची है अभी, तेरे हाथों में गुड़िया होनी चाहिए, यह बोझ नहीं। गौरी धीरे से मुस्कुराकर जवाब देती, दादी, मेरे हिस्से की गुड़िया शायद ऊपर वाले ने किसी और को दे दी। मुझे तो आप मिली हो और आप ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। जमुना उसे अपने सीने से लगा लेती। गांव में लोग गौरी की मेहनत जानते थे, लेकिन गरीबी जानने भर से कम नहीं होती। उस साल गर्मी बढ़ती गई। सूरज ऐसा पड़ता कि
दोपहर में मिट्टी की दीवारें भी झुलस जाती, घर के भीतर घुटन रहती। जमुना की सांस फूलने लगी थी, उनके घुटनों में सूजन रहती। कभी कभी तेज चक्कर आते और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। एक दिन दोपहर में गौरी जब घर लौटी तो उसने देखा कि दादी चारपाई से आधी नीचे लुढ़क गई हैं। उनके होंठ सूख रहे थे। दादी! गौरी घबराकर चीखी। वह दौड़कर लोटा लाई, उनकी आंखों पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद जमुना ने आंखें खोली। मैं ठीक हूँ रे। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा। ठीक कहाँ हो? गौरी की आंखें भर आईं। सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी के पास जाती हूँ। पैसे कहाँ हैं? गौरी चुप हो गई। सच यही था कि घर में उस समय सिर्फ 3 सिक्के थे और उनसे शाम का आटा भी नहीं आता। उस रात गौरी ने खुद खाना नहीं खाया। उसने दादी को दलिया खिलाया, उनके पैरों में सरसों का तेल मल दिया और देर तक पंखा झलती रही। बाहर गर्म हवा चल रही थी। छप्पर के बीच से आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा दिखता था। गौरी उसे देखते हुए सोच रही थी कि आखिर कब तक वह यूं ही दादी को संभाल पाएगी। अगली सुबह वह काम की तलाश में हाट की तरफ गई। वहां सुनने में आया कि पास की रियासत के राजा वीरेंद्र सिंह कुछ दिनों में बेलापुरा आने वाले हैं। गांव के मुखिया, बनिए और जमींदार सब तैयारियों में लग गए। कोई सड़क साफ करवा रहा था, कोई चौपाल सजवा रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह अपने इलाके में न्यायप्रिय माने जाते थे, लेकिन वे कठोर भी थे। कहा जाता था कि उन्हें चापलूसी पसंद नहीं और आलसी लोग उनसे डरते हैं। उनके बारे में यह भी मशहूर था कि वे किसी की बात यूं ही नहीं मानते, हर बात को कसौटी पर कसते हैं। गौरी को राजा के आने से कोई खास मतलब नहीं था। राजा आए या ना आए, उसके घर की भूख तो वैसी ही रहने वाली थी। उसकी दादी की दवा, छप्पर की मरम्मत और रोज की रोटी का हिसाब तो उसे ही जोड़ना था। लेकिन उसी शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। गौरी बाजार से लौट रही थी। उसके हाथ में सूखी लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर था और आंचल में कुछ साग के पत्ते। रास्ते में उसने देखा कि पीपल के नीचे एक अजनबी बूढ़ा आदमी बैठा है। कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ, होंठ सूखे हुए। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? गौरी ने बिना एक पल सोचे अपना लौटा आगे कर दिया। बूढ़े ने पानी पीकर लंबी सांस ली। तेरे घर में पानी बहुत होगा क्या? उसने पूछा। गौरी हंसी, मगर हंसी में कड़वाहट थी। अगर बहुत होता तो मैं इस वक्त खाली लौटा लेकर न घूमती बाबा। फिर भी दे दिया। प्यासे को पानी देने में हिसाब कौन रखता है? ऊपर वाला देखता है। बूढ़े ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। तू किसके घर की है? किसी बड़े घर की नहीं, मैं जमुना दादी की पोती हूँ। बस हम 2 ही लोग हैं। और गुजारा कैसे होता है? जैसे तैसे। उसने कहा। मैं काम करती हूँ, दादी संभालती हैं, फिर किसी तरह दिन कटते हैं। बूढ़े ने अपने कपड़े के थैले में हाथ डाला और एक चांदी का सिक्का उसकी ओर बढ़ाया। ले, ये रख ले। गौरी ने तुरंत पीछे हाथ कर लिया। नहीं बाबा, पानी बेचा नहीं जाता। भीख समझकर नहीं, मेहनत समझकर ले ले। गौरी ने सिर हिलाया। मेहनत तब होती जब मैं आपके लिए काम करती। ये तो इंसानियत है, उसका दाम नहीं होता। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसने धीरे से कहा, तेरी दादी ने तुझे बहुत बड़ा बनाया है बेटी। गौरी मुस्कुराई, नमस्ते की और घर चली गई।
उसे क्या पता था कि वह साधारण बूढ़ा कोई और नहीं, खुद राजा वीरेंद्र सिंह थे, जो भेष बदलकर गांव का हाल देखने निकले थे। दो दिन बाद पूरे गांव में नगाड़े बज उठे। चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा थी। राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ आए थे। धूप तपी हुई थी। लोग पगड़ी से चेहरा ढक ढक कर खड़े थे। राजा ने गांव का हाल देखा। सूखा कुआं, फटी धरती, टूटी मेढ़ें और नीचे बसी झोपड़ियों के ऊपर मंडराता एक और संकट। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, इस बार गर्मी ने बहुत कहर ढाया है और हमारे राज वैद्य और खेत नापने वाले कहते हैं कि इस साल बरसात भी तेज होगी। अगर अभी से पानी रोकने और गांव बचाने का इंतजाम नहीं हुआ तो गर्मी प्यास से मारेगी और बरसात बहा कर ले जाएगी। इसलिए राज दरबार की ओर से एक शर्त रखी जाती है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। राजा ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, ऐसा उपाय बताए और अपने हाथ से शुरू करके दिखाए कि गर्मी में पानी बचे, बरसात में निचली बस्ती न डूबे और गांव का भला हो, उसे राजकोष से इनाम मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि वह सिर्फ बात नहीं करेगा, काम करके दिखाएगा। और दूसरी शर्त, जो इनाम मांगेगा उसमें पहले गांव का हक होगा, बाद में उसका अपना। गांव के बड़े लोग तुरंत आगे बढ़े। किसी ने कहा, नया कुआं खुदवाना चाहिए। किसी ने कहा, पहाड़ी काटकर नहर बननी चाहिए। किसी ने कहा, बांध बनाना चाहिए। राजा हर बात सुनते रहे, लेकिन पूछते रहे, पैसा कहां से आएगा? मजदूर कौन देगा? बरसात आने से पहले कितना काम हो पाएगा? गांव की नीचे वाली बस्ती का पानी कैसे बचेगा? ज्यादातर जवाब अधूरे थे। कुछ लोग सिर्फ इनाम चाहते थे, जिम्मेदारी नहीं। गौरी भी भीड़ के पीछे खड़ी थी। वह चुपचाप सुन रही थी। उसके मन में पिछले कई महीनों से एक बात घूम रही थी। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना जौहर था, बरसों पहले बना वर्षा जल रोकने का ताल। अब वह गाद से भर गया था। उसकी मेड़ टूटी हुई थी और पहाड़ी से आने वाला पानी सीधे नीचे झोपड़ियों की तरफ बह जाता था। अगर उस जौहर की सफाई हो जाए, मेड़ बांध दी जाए और पानी का रास्ता मोड़ दिया जाए, तो गर्मी के लिए पानी भी जमा हो सकता था और बरसात का बहाव भी रुक सकता था। पर यह बात कहे कौन? एक गरीब लड़की जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं। भीड़ छूटने लगी। तभी राजा की नजर गौरी पर पड़ी। उन्होंने उसे पहचान लिया, पर जताया नहीं। तू पीछे क्यों खड़ी है? अगर कुछ कहना है तो आगे आ। लोगों ने पलटकर देखा। कुछ ने हंसकर कहा, महाराज, यह तो जमुना की पोती है। अरे, ये क्या उपाय बताएगी? बच्ची है अभी। गौरी के गले में शब्द अटक गए, पर फिर उसने दादी का चेहरा याद किया। उनका तपता माथा, सूखे मटके, टपकता छप्पर और उन झोपड़ियों को जहां बरसात में सबसे पहले पानी भरता था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं एक बात कहूं। राजा ने गंभीर होकर कहा, कह। गांव के बाहर पुराना जौहर है। उसकी मेड़ टूटी है, इसीलिए पहाड़ी का पानी हर साल नीचे की बस्ती में घुस जाता है। अगर पहले उसकी गाद निकाली जाए, फिर मेड़ ऊंची बांधी जाए और पानी के बहाव के लिए किनारे से छोटी नाली निकाली जाए, तो बरसात का पानी उसमें भर जाएगा। उससे गर्मी के लिए पानी बचेगा और नीचे के घर भी बचेंगे। भीड़ में कुछ लोग फिर हंसे। अरे, इतना आसान होता तो हम नहीं सोचते। तुझे क्या पता मेड़ कैसे बांधते हैं? गौरी ने उनकी तरफ नहीं देखा। राजा ने पूछा, तेरे पास मजदूर हैं? नहीं। पैसा? नहीं। फिर यह काम कैसे होगा? गौरी ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, काम पहले मन से होता है, फिर हाथ से। अगर राज दरबार फावड़े और टोकरी दे दे और 2 वक्त मजदूरी के बदले अनाज दिलवा दे, तो नीचे की बस्ती के लोग खुद काम करेंगे। जिनके घर डूबते हैं वे सबसे पहले मिट्टी उठाएंगे। राजा कुछ क्षण चुप रहे। और तू?
तेरा क्या स्वार्थ है इसमें? गौरी ने पहली बार सीधी नजर उठाई। मेरा स्वार्थ भी वही है जो गांव का है महाराज। गर्मी में मेरी दादी प्यास से तड़पती है, बरसात में छप्पर टपकता है। अगर गांव बचेगा तो हम भी बचेंगे। इनाम में क्या मांगेगी? राजा ने पूछा। गौरी का गला भर आया, पर उसने खुद को संभाला। अगर यह काम हो जाए और आप प्रसन्न हो तो मेरी दादी का इलाज करवा दीजिए और इतना काम दिलवा दीजिए कि हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। चौपाल में अचानक सन्नाटा छा गया। राजा ने अपने मंत्री की तरफ देखा, फिर बोले, ठीक है, राज दरबार तेरे कहे अनुसार फावड़े, टोकरी और 5 दिन का अनाज देगा, लेकिन शर्त वही रहेगी, काम शुरू करके दिखाना होगा, और अगर लोग तेरे साथ ना आए तो शिकायत नहीं चलेगी। गौरी ने सिर झुका दिया। मंजूर है। उस शाम जब वह घर लौटी तो जमुना चारपाई पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आज बहुत देर कर दी बिटिया, कुछ मिला काम? गौरी दादी के पास बैठ गई। उसने पूरा किस्सा सुनाया। जमुना पहले तो चुप रही, फिर घबरा कर बोली, अरे तूने यह क्या कर डाला? गांव के बड़े बड़े लोग जहां नहीं टिके वहां तू यह बोझ उठाएगी? अगर काम न हुआ तो लोग हंसेंगे अलग से। गौरी ने दादी के हाथ अपने हाथों में ले लिए। दादी, लोग तो वैसे भी हंसते हैं, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो खुद की नजरों में छोटी हो जाती। जमुना की आंखें भर आईं। तेरी माँ भी ऐसी ही थी, दुख से डरती नहीं थी। अगले दिन से काम शुरू हुआ। शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ लोग बोले, राजा तो चला जाएगा, मिट्टी तो हमें ही ढोनी है। कुछ ने ताना मारा। एक लड़की के पीछे काम करेंगे हम। कुछ बड़े घरों वालों को डर था कि अगर नीचे की बस्ती वालों का भला हो गया तो उनका रौब कम हो जाएगा। लेकिन गौरी सुबह सुबह घर घर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज नहीं उठे तो बरसात में घर उठाकर बह जाएगा। आज मिट्टी नहीं काटी तो कल दीवारें पानी काट देगा। जो जोहड़ में मिट्टी डालेगा वह अपने ही आंगन को बचाएगा। धीरे धीरे कुछ औरतें आ गईं, फिर 2 बूढ़े, फिर कुछ लड़के, फिर नीचे बस्ती के वे लोग जिनके घर हर बरसात में भीगते थे। राज दरबार से फावड़े और टोकरी आ गई। अनाज भी आया, मगर बहुत सीमित। गौरी खुद सबसे पहले मिट्टी काटती, सिर पर टोकरी रखकर ढलान चढ़ती। दोपहर की धूप में उसका चेहरा लाल हो जाता, तलवे जलते, कंधे छिल जाते। फिर भी वह रुकती नहीं थी। घर लौटकर वह दादी के लिए खिचड़ी बनाती, उनके घुटनों पर गुनगुना कपड़ा रखती, फिर रात में अगले दिन की चिंता करती। जमुना उसे देखती और कहती, इतना मत भाग बिटिया, देह है पत्थर नहीं। गौरी मुस्कुरा देती। जब तक आपकी सांस चल रही है मेरी देह कैसे थक सकती है दादी। तीसरे दिन गर्मी अपने चरम पर थी। हवा इतनी तप रही थी कि सांस ले। काम करते करते अचानक गौरी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह वहीं बैठ गई। लोग घबरा गए। किसी ने पानी दिया, किसी ने कहा, बस कर, घर जा। लेकिन गौरी ने माथे का पसीना पोंछा और फिर खड़ी हो गई। अगर मैं बैठ गई तो बाकी सब भी बैठ जाएंगे। उसका यह जज्बा धीरे धीरे लोगों के भीतर उतरने लगा। जो पहले हंसते थे उनमें से भी कुछ अब आकर मिट्टी डालने लगे। इधर घर की हालत फिर बिगड़ रही थी। अनाज कम था, दादी की खांसी बढ़ गई थी। छप्पर के एक कोने से गर्म हवा सीधे भीतर आने लगी थी। गौरी को चिंता थी कि अभी तो बरसात आई भी नहीं और घर पहले ही टूटने को है।
एक रात जमुना ने उसे पास बुलाया। गौरी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अगर कल को मैं न रहूं। गौरी ने झट से उनका मुंह हाथ से ढक दिया। ऐसी बात मत करो दादी। जमुना ने उसका चेहरा सहलाया। सुन तो ले, जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन याद रख, गरीब का सबसे बड़ा धन उसका सीना सीधा होना है। भूख से झुक जाना, पर लालच से मत झुकना। और किसी दिन बड़ा मौका मिले तो पहले अपने जैसे लोगों को याद करना। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे कुछ नहीं चाहिए दादी, बस आप ठीक हो जाओ। जमुना ने उसकी पेशानी चूम ली। पांचवें दिन जौहड़ की आधी गाद निकल चुकी थी। मेड़ भी कुछ ऊंची हो गई थी। राजा को खबर पहुंची कि वह गरीब लड़की सचमुच काम कर रही है। वे फिर देखने आए। इस बार उन्होंने देखा कि धूप में काली पड़ी एक दुबली लड़की मिट्टी से सनी खड़ी है। लोग उसके कहने से इधर उधर काम बांट रहे हैं और नीचे की बस्ती के बूढ़े तक फावड़ा चला रहे हैं। राजा ने मंत्री से कहा, जिस बात को दरबार के समझदार लोग कागज पर न साध सके, उसे इस बच्ची ने लोगों के दिल में उतार दिया। मंत्री बोला, महाराज, अभी बरसात बाकी है, असली परीक्षा तब होगी। राजा ने गंभीर होकर कहा, हाँ, शर्त तभी पूरी मानी जाएगी। कुछ ही दिनों बाद आसमान का रंग बदलने लगा। दूर दूर बादल घिरने लगे। गर्मी अभी भी तीखी थी, लेकिन हवा में एक बेचैनी थी। मोर बोलने लगे, चींटियां कतार में चलने लगी। लोग कहने लगे, इस बार पानी जोर का आएगा। गौरी की चिंता अब और बढ़ गई। जौहड़ की मेड़ अभी पूरी मजबूत नहीं हुई थी। नीचे की नाली भी आधी बनी थी। अगर पहली ही बरसात तेज आ गई तो सब बह सकता था। उसने गांव वालों से कहा, 2 दिन और मेहनत करनी होगी। लेकिन लोग थक चुके थे। कुछ अपने खेतों की ओर लौट गए। कुछ बोले, अब जितना होना था हो गया। गौरी निराश हुई, मगर टूटी नहीं। उसी शाम पहली आंधी चली। धूल का बवंडर उठा, छप्पर हिलने लगे। जमुना खांसते खांसते दोहरी हो गई। गौरी ने घर की दीवार से बोरे टिकाए, ऊपर पुराने टाट बांधे, फिर दादी के पास बैठकर पूरी रात पंखा झलती रही। रात के आखिरी पहर दादी ने उसकी कलाई पकड़ी और बोली, जा, सुबह होते ही जौहड़ देख आना। अगर पानी पहले आ गया ना तो मेड़ टूट सकती है। मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? मैं यहीं हूँ, पहले गांव को बचा ले। अगर बस्ती बची रही तो मैं भी बची रहूंगी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही बादल घिर गए। हवा भारी हो गई। गौरी दौड़ती हुई जौहड़ पर पहुंची। कुछ आदमी वहीं थे। मिट्टी नम होने लगी थी। अचानक दोपहर तक ऐसी बारिश शुरू हुई जैसे आसमान फट गया हो। पहाड़ी से पानी गरजता हुआ उतरने लगा। गौरी ने देखा कि जौहड़ भर रहा है, मगर दाहिने कोने की मेड़ से पानी रिसने लगा है। अगर वह हिस्सा टूट गया तो पूरा जोर नीचे झोपड़ियों पर गिरेगा। वह चिल्लाई, बोरियां लाओ, मिट्टी लाओ, जल्दी। बरसते पानी में कौन रुकता? लेकिन कुछ लोग जो उसके साथ काम कर चुके थे दौड़ पड़े। किसी ने खाली अनाज की बोरियां लाई, किसी ने मिट्टी, किसी ने पत्थर। गौरी खुद घुटनों तक कीचड़ में उतर गई। उसने बोरियां भर भर कर मेड़ पर रखनी शुरू की। तभी तेज बहाव में उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर पड़ी। चारों तरफ शोर मच गया। गौरी, लेकिन उसने खुद को संभाला, उठी और फिर वही काम करने लगी। उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे, कपड़े कीचड़ से लथपथ थे, लेकिन आंखों में अजीब दृढ़ता थी। उसी समय घोड़ों की टापें सुनाई दी। राजा वीरेंद्र सिंह
अपने सिपाहियों के साथ निरीक्षण के लिए निकले थे। उन्होंने यह दृश्य देखा। एक गरीब लड़की बारिश में भीगी हुई अपनी जान जोखिम में डालकर मेड़ बचा रही है और उसके पीछे गांव वाले उसके हौसले से जुड़ते जा रहे हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सिपाही रस्सियां लाओ, पत्थर जमाओ और नीचे की बस्ती के लोगों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाओ। सिपाही झुट गए। गांव वाले भी हिम्मत बांधकर और तेजी से काम करने लगे। करीब 2 घंटे तक वह जंग चलती रही। एक तरफ पहाड़ी का उफनता पानी, दूसरी तरफ कुछ थके हुए मगर डटे हुए लोग। आखिरकार रिश्ती मेड़ थम गई। पानी का रुख नाली की तरफ मोड़ दिया गया। जोहड़ भरता गया मगर टूटा नहीं। नीचे की बस्ती तक बड़ा बहाव नहीं पहुंचा। बरसात शाम तक चलती रही। जब पानी कुछ थमा तब लोगों ने राहत की सांस ली। कई झोपड़ियां बच गई थीं, जो हर साल डूब जाती थीं। जोहड़ में पानी भर चुका था, इतना कि पूरे गांव की कई महीनों की जरूरत पूरी हो सकती थी। राजा ने भीगे हुए कपड़ों में खड़ी गौरी को देखा। वह थककर लगभग गिरने को थी। गौरी! राजा ने पुकारा। वह चौंक कर पीछे हटी और हाथ जोड़ दिए। राजा उसके सामने आए और बोले, आज तूने शर्त पूरी कर दी। सिर्फ बात नहीं की, काम करके दिखाया। अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। गौरी कुछ कहती, उससे पहले उसे दादी का ध्यान आया। महाराज, पहले मुझे घर जाने दीजिए, मेरी दादी अकेली है। राजा ने तुरंत 2 सिपाहियों को इशारा किया। इसे घर छोड़कर आओ और राजवैद्य को साथ भेजो। गौरी घर पहुंची तो देखा छप्पर कई जगह से टपक रहा था। जमुना चारपाई पर लेटी थी, सांस तेज चल रही थी। गौरी उनके पास बैठ गई। दादी, हम बच गए, गांव भी बच गया, जोहड़ भर गया। जमुना ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं जानती थी मेरी बिटिया हारने वाली नहीं है। इतने में राजवैद्य आ गए। उन्होंने जमुना की नब्ज देखी, दवा दी और कहा, कमजोरी बहुत है, लेकिन देखभाल हो जाए तो संभल जाएंगी। गौरी के भीतर जैसे जान लौटी। अगले दिन राज दरबार की ओर से पूरे गांव को बुलाया गया। बारिश थम चुकी थी। हवा में मिट्टी की भीनी गंध थी। जोहड़ पानी से चमक रहा था। राजा ने सबके सामने कहा, बेलापुरा की इस लड़की गौरी ने हमें याद दिलाया है कि बुद्धि उम्र की मोहताज नहीं होती और सच्चा हक उसी को है जो अपने दुख से ऊपर उठकर सबका दुख देखे। इसने हमारी शर्त पूरी की है, इसलिए आज से इसका घर राजकोष की सहायता से पक्का कराया जाएगा। इसकी दादी जमुना का पूरा इलाज राजवैद्य करेंगे और गौरी को हम ग्राम जल रखवाली का दायित्व देते हैं, जोहड़, कुआं और बरसाती नालियों की देखभाल का काम, जिसके बदले हर महीने अनाज और मेहनताना दिया जाएगा। भीड़ में हलचल हुई। राजा रुके, फिर बोले, साथ ही नीचे की बस्ती के जिन घरों को हर बरसात में नुकसान होता था, उनकी मेड़ और छप्पर की मरम्मत भी राज दरबार कराएगा। और यह याद रहे, इस इनाम में पहले गांव का हक है, जैसा शर्त में कहा गया था। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। राजा ने पूछा, तुझे कुछ और चाहिए? गौरी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, अगर अनुमति हो तो एक और बात कहूं। कहा। गांव की लड़कियों के लिए भी कुछ सीखने का इंतजाम हो जाए, ताकि उन्हें सिर्फ दुख गिनना ना आए, रास्ता निकालना भी आए। राजा ने संतोष से मुस्कुराकर कहा, यह मांग सबसे बड़ी है, इसे भी पूरा किया जाएगा। गांव वाले अब गौरी को नई नजर से देख रहे थे। जो कभी उस पर हंसे थे, वे भी शर्मिंदा थे। जिन्होंने उसका साथ दिया था, उन्हें गर्व था। कुछ दिनों बाद गौरी के घर की मरम्मत शुरू हुई। नया छप्पर पड़ा, दीवारें सुधरी,
जमुना को दवा मिलने लगी। घर में अनाज का मटका पहली बार आधे से ज्यादा भरा दिखाई देने लगा। एक शाम जब बरसात हल्की हल्की हो रही थी और छप्पर अब टपक नहीं रहा था, गौरी दादी के पास बैठी थी। चूल्हे पर दाल छड़ी थी। भीगी मिट्टी की महक पूरे घर में फैली थी। जमुना ने बाहर देखते हुए कहा, सुना है जौहड़ पूरा भर गया है। गौरी मुस्कुराई। हाँ दादी, और इस बार नीचे की बस्ती में पानी नहीं घुसा। अच्छा हुआ। जमुना बोली, दूसरों के घर बचते हैं ना, तो अपना आंगन भी बड़ा लगने लगता है। गौरी ने उनका हाथ अपने गाल से लगा लिया। दादी, उसने धीरे से कहा, अब आपको दवा भी मिलेगी, आराम भी। मैं काम भी करूंगी, सीखूंगी भी। जमुना ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में गर्व था, थकान थी और बरसों का सहेजा हुआ स्नेह भी। बिटिया, वे बोली, याद रख, जिंदगी सिर्फ पेट पालने का नाम नहीं। जिंदगी किसी अपने का माथा सहलाने का नाम है, किसी प्यासे को पानी देने का नाम है और सही समय पर डर से ऊपर उठ जाने का नाम है। तूने मुझे पाला है, सिर्फ रोटी देकर नहीं, इज्जत देकर। गौरी की आंखें छलक पड़ी। वह दादी की गोद में सिर रखकर चुपचाप लेट गई। बाहर बारिश की बूंदें नई मिट्टी पर गिर रही थी। आसमान अब डर नहीं लगता था। गर्मी का कहर याद था, लेकिन उसी ने हिम्मत पैदा की थी। बरसात का डर सच था, लेकिन उसी ने रास्ता भी दिया था। और उस छोटे से घर में, जहां कभी खाली मटका और रिश्ता छप्पर ही किस्मत लगते थे, अब पहली बार उम्मीद रहने लगी थी। गौरी जानती थी कि गरीबी एक दिन में खत्म नहीं होती। अगले मौसम में फिर कठिनाइयां आएंगी। दादी की उम्र लौटकर नहीं आएगी। मेहनत भी कम नहीं होगी। लेकिन अब उसके पास सिर्फ दुख नहीं था, एक पहचान थी, काम था और यह भरोसा था कि अगर नीयत साफ हो और हिम्मत सच्ची, तो गरीब इंसान भी पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है।